प्रश्न संख्या 75। इनमें से कौन सी रचना सन 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी? दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें या प्रणयिनी परिणय? सही उत्तर है चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, के द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें नामक निबंध 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। बाद में कई पत्रिकाओं ने इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वस्तुतः ये एक रोचक निबंध है जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इस रचना में लेखिका चंद्रदेव से एकात्मक संवाद कर रही हैं। भवदेव पांडेय के अनुसार ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है। इस रचना में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इस रचना का सार इस प्रकार है। सर्वप्रथम लेखिका भगवान चंद्रदेव को प्रणाम करती हैं। फिर वो चंद्रदेव से कहती हैं कि आपको इस आकाश मंडल में निवास करते हुए बहुत अधिक समय हो गया है। आपको तो बूढ़ा कहा जा सकता है। क्या आपके महकमे में स्थानांतरण का नियम नहीं है? क्या आपकी सरकार पेंशन भी नहीं देती? यदि आप सरकारी विभाग में होते तो आपकी पदोन्नति हो गई होती। वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक सुधारते। लेकिन आप तो अमर हैं। देवताओं ने राक्षसों से छल करके आपको अमृत देकर अमर कर दिया है। देवता यदि ऐसा कर सकते हैं तो मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्ष लें और उन्हें फायदा पहुंचाएं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। आगे लेखिका अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे काले गोरे के भेदभाव की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि हे चंद्रदेव, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। आशा है कि वो आपको अवश्य बुलाएंगे, क्योंकि आपका रंग भारतीयों के समान काला नहीं है। अतः आपको अच्छी नौकरी देने पर उनकी गौरांग या गोरी जाति क्रोधित नहीं होगी। लेखिका कहती हैं कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के स्थायी प्रशासक बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का सदस्य बना देंगे या किसी मिशन में भर्ती करके भेज देंगे। लेखिका कहना चाहती हैं कि लॉर्ड कर्जन को किसी कमीशन में लोगों को भर्ती करना या अपने ईसाई मिशन का प्रचार प्रसार करके भारतीयों को बलपूर्वक या मजबूर करके ईसाई धर्म में सम्मिलित करना बहुत अच्छा लगता था। भूतकाल और वर्तमान की तुलना करते हुए लेखिका चंद्रदेव से निवेदन करती हैं कि एक बार भारत आकर इसकी दीनहीन क्षीण दशा को देखकर जाइए। ज्यादा न हो सके तो अमावस्या की छुट्टी के दिन ही एक बार भारत भ्रमण करके जाइए। अगर पूरे भारत का भ्रमण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लीजिए। यहाँ के कल कारखानों के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी 2 कदम आगे हैं। यही नहीं, जो आसमानी बिजली बादलों की सवारी करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वो बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना बनी हुई है। ये बिजली रात को भी दिन बना देती है। देवलोक में तो सभी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं, लेकिन यहाँ धरती पर सभी वर्णों या जातियों के वाहन बिजली या अग्नि से ही चलते हैं। लेखिका बिजली की तुलना भारतीय स्त्रियों की दीनहीन दशा से करते हुए कहती हैं कि जिस आसमानी बिजली को छूने तक की हिम्मत किसी में नहीं है, वही आज पराये घर में यानी धरती पर आकर दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी स्थिति आजकल की भारतीय स्त्रियों की तरह हो गई है, जिनके भाग्य में ईश्वर ने गुलामी ही लिख दी है। आगे लेखिका गंगा नदी पर बन रहे बांधों की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा नदी के भी बुरे दिन आ गए हैं। स्थान स्थान पर उसे रोककर उसकी छाती पर बड़े आकार के खंभे गाड़ दिए गए हैं। लेखिका कलकत्ता नगर के भव्य रूप की प्रशंसा करते हुए चंद्रदेव से कहती हैं कि कलकत्ता के आगे तो स्वर्गलोक भी फीका जान पड़ता है। यहाँ का ईडन गार्डन स्वर्ग के नंदन वन को भी मात देता है। यहाँ के विश्वविद्यालयों के पंडितों की विद्या बड़ी चमत्कारिणी है। यहाँ के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय बाबू भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ के सिक्के ढालने की टकसाल को देखकर लक्ष्मी तथा कुबेर भी चकित हो जाएंगे। लेखिका चंद्रदेव से कहती हैं
कि जिस प्रकार प्रोफेसर गज्जर बंबई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर लगा काला दाग छुड़ाने में सफल हुए, उसी प्रकार संभव है कि भारत के वैज्ञानिक आपके चेहरे का कलंक भी मिटाने में सफल हो जाएं। लेखिका आगे कहती हैं कि आपके लोक में तो अब भी ग्रहण लगने का कारण राहु को ही माना जाता होगा, मगर यहाँ भारत में अब माना जाने लगा है कि धरती की छाया के कारण चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है। भारत में अब नए विश्वास, नीतियां और परंपराएं स्थान पाने लगी हैं, क्योंकि अब यहाँ न तो चंद्रवंशी राजा ही शासन कर रहे हैं और न ही सूर्यवंशी सम्राटों का राज्य है। न ही भारत अब हरियाली तथा समृद्धि से युक्त सोने की मूर्ति है। अब तो भारत में गोरे लोगों के प्रभु लॉर्ड कर्जन का साम्राज्य है तथा भारत के राजा उनके हाथों की कठपुतली मात्र रह गए हैं। राज्य में प्रजा दुखी है या सुखी, इसका ज्ञान भी अब उन राजाओं को नहीं है। लेखिका चंद्रदेव को परामर्श देती हैं कि यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आएं तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ लेकर आएं। यदि चंद्रलोक या देवलोक में प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैल गई तो देवलोक की जड़ी बूटियों से उसका उपचार नहीं हो पाएगा। उसके लिए अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई उपचार पद्धति ही काम आ सकती है। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी अपने यहाँ के कानून को सुधार सकते हैं। यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद सकते हैं, जिससे वे 2 दिन का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। अंत में लेखिका चंद्रदेव से विदा लेती हैं तथा कहती हैं कि आपने मेरी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अतः मेरी प्रार्थना कबूल करके एक बार भारत जरूर आइएगा। इस रचना के प्रारंभ में ही लेखिका चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप बहुत लंबे समय से भारत में ही हैं, अब आपका तबादला हो जाना चाहिए, यानी आपको वापस अपने देश चले जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता लॉर्ड कर्जन की कार्यशैली से खुश नहीं थी। इस रचना में 19वीं सदी की राजनीतिक तथा आर्थिक नीति को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। बदहाल आर्थिक दशा का चित्रण किया गया है, देश में फैली बेरोजगारी का वर्णन किया गया है और तत्कालीन समाज में नारियों की स्थिति को भी दर्शाया गया है। इस रचना में जातिगत पक्षपात तथा गोरे काले के भेदभाव को भी उजागर किया गया है। वृद्ध पीढ़ी द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर भी संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है। अवसरों की असमानता की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। प्लेग महामारी की भयंकरता का उल्लेख भी इस रचना में किया गया है। सिफारिश तथा पदोन्नति पर भी व्यंग्य है। इस रचना में लोकतंत्र की विफलता को भी दर्शाया गया है। भवदेव पांडेय का कहना है कि इस कहानी ने भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का भी रेखांकन किया।